हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ क्लियर है? ओके। कल जो कल जो आप लोगों ने लेक्चर लिया था इंट्रोडक्टरी, उसमें कोई क्वेश्चन बना है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वरना फिर आज का टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे। सिंपल सी चीज़ पढ़ी थी कल हमने, सिर्फ पैथोलॉजी की डेफिनेशन, पैथोलॉजी को पैथोलॉजी बोल ही क्यों रहे हैं। जी। जी बोलिए। जी बोलिए, कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। तो उसकी डेफिनेशन थी, फिर हमने ये अपना ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिया था कि आखिरकार पैथोलॉजी के अंदर हम करने वाले क्या, यानी प्री फेज हमने क्लियर कर लिया था। ठीक। डिसीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी डिसीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी हेडिंग के तहत हम उसको डिवाइड करेंगे और उन्हीं हेडिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेफिनेशन देते हैं, उसमें ही हमने आपको बता दिया था कि जब भी आप किसी डिसीज के बारे में इंट्रोडक्टरी लफ्ज यूज करेंगे तो उसमें उसके नेचर के बारे में बात करें। कोई है जो मुझे कल के क्लास में से वो बता सके, कैसे बताते हैं हम डेफिनेशन में कि ये डिसीज किस तरह की डिसीज है? कोई भी जिसने कल क्लास ली हो वो बता सकते। कोई इन्फ्लामेटरी डिसीज है या न्यूप्लास्टिक है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये हमने कल बात कर ली थी दशरथ जी। जी। ठीक, ओके। ओके ओके। आस्था जी। ओके, विनम्र। किसी डिसीज को ऑटोइम्यून डिसीज कब बोलेंगे हम? ठीक है, अपनी ही बॉडी, अपनी ही। वेरी गुड। जब हमारे ही इम्यूनिटी। ओके। वेरी गुड। समझ गया मैं, आप लोग क्लियर हो चुके हैं। ठीक। उसके बाद आप इटियोलॉजी में जाएंगे, यानी जो डिसीज हम पढ़ने वाले हैं उसका कारण कौन है। इटियोलॉजी में वो सारे फैक्टर आते हैं, जैसे कि एजेंट्स, यानी मेन विलन कौन है, और कॉजेटिव फैक्टर के साथ साथ वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो उसका साथ दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं उसके लिए। तो उन सब से मिलके ही हमारी बॉडी के अंदर डिसीज प्रोड्यूस हो सकती है। कभी भी कोई भी डिसीज सिंगल फैक्टर पर डिपेंड करती ही नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल होती है। तो ये सब जानेंगे हम कहाँ? इटियोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर या उसकी हेडिंग के अंदर। लास्ट में आपको बताया था कि एक और हेडिंग पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। जब भी कोई डिसीज पढ़ेंगे तो लास्ट में एक हेडिंग पढ़ते हैं, या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन देखा होगा तो उसमें नीचे लिख के आता है मॉर्फोलॉजी या इम्प्रेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है कि ये ग्रॉस, ये लार्ज दिख रहा है या सिकुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, जब आप बायोप्सी की रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ पे आपको एबनॉर्मल सेल्स नज़र आ रही हैं या कोई और चीज़ डिपॉजिट नज़र आ रही है, वो सब मॉर्फोलॉजी होती है। एक नेकेड आई से देखने वाली, दूसरी माइक्रोस्कोप के बाद देखने पे आपको वहाँ क्या मिला। तो ये हेडिंग थी जिसके तहत हम एक डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है।
जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लामेशन। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछली साल पूरी साल में इसी पे जोर दिया कि आप पढ़ो डिटेल। एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़नी हमको, अपने लिए पढ़नी है। क्योंकि एग्जाम में अगर पढ़ेंगे तो उतना एग्जाम को देख के हमारे पास क्या रह जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो कभी 2-4 दिन एमबीबीएस वाले बच्चे के साथ गुजार के देख लेना आप कि वो अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं। क्या वो नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, या खुद के लिए पढ़ते हैं। उनकी बुक को उठा के आप देखेंगे, उसमें पूरे के पूरे पेज आपको रंगे हुए मिलेंगे। तो अपने लिए पढ़िए। एग्जाम तो एक पार्ट है हमारी लाइफ का जो क्लियर हो ही जाएगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो। दूसरा, एग्जाम में गलती कभी नहीं करना। हमें अच्छे से याद है, जब सेकेंड ईयर में थे तो हमने यही टॉपिक पे अपनी गलती कर ली थी। इन्फ्लामेशन उस समय लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब तो नहीं आते। 20 मार्क्स का आ गया पहला ही क्वेश्चन, डिटेल। और हमने क्या गलती की थी, गलती मान लीजिएगा या उस समय अच्छा ही मान लिया, हमने पूरा डिटेल पढ़ा था। तो सब कुछ भूल के हम इसको डिटेल में लिखने चले गए। मालूम पड़ा लिख तो दिया पूरा, 1.5 घंटा इसमें ही चला गया, 20 पेज भर दिए, पर नंबर तो उतने ही मिलनी है चाहे आप कितने ही पेज भर दो। तो वहां आपको अलग दिमाग लगानी है कि हमने पढ़ा पूरा है पर उसको देना कितना है, कौन सी लाइन को छोटा करना है, कितनी हेडिंग को शॉर्ट करना है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपको मॉडिफाई करना आ जाएगा। जैसे मैं आज इसको 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा इन्फ्लामेशन को, आप चाहें तो इसको 1 पेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, और आप चाहें तो इसको 10 पेज में भी उतार सकते हो। जरूरत है तो ये जानने की कि पूछने वाला हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक, चलिए। तो ये टॉपिक किसी ने सुना है आज से पहले, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कुछ भी जो जानते हैं वो बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। चलिए ठीक, ओके ओके। और कोई 2 लफ्जों में जो भी आप बोल सकें, पूरा नहीं, मैं समझ गया, स्टार्टिंग से समझ गया। और कोई इस लफ्ज के बारे में जानता हूँ? इन्फ्लामेशन सॉइलिंग कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, पर मैं आपको मतलब कंसिडर कर रहा हूँ चूंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई? नहीं, कोई बात नहीं, आपका व्यू है बड़ा करेक्ट नहीं है। और कोई? चलिए ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाइए ज़िंदगी को। मैं अगर छोटी सी चीज़ में क्लियर करने की कोशिश करूँ, ये मान के चलिए आपका कोई इंजूरियस एजेंट है। ए से मैंने इंजूरियस एजेंट को डिनोट किया, और ए अपनी बॉडी है। बी से मैंने अपनी बॉडी को डिस्क्राइब कर दिया, डिनोट कर दिया। क्लियर, इतना समझ पा रहे हैं आप? जब भी कोई इंजूरियस एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को इंजुरी कर सकता है। जब भी कोई इंजूरियस एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर आके हमें हार्म करने की कोशिश करेगा, हमारी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको उतने ही एरिया में लिमिट करके, लिमिट से मेरा मतलब उसको घेर के, और वहीं की वहीं उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। जिस प्रोसेस के तहत हमारी बॉडी उस एजेंट्स को मारती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और ये कोई एजेंट्स की प्रोसेस नहीं है, ये कोई स्वेलिंग नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। जिन लफ्ज़ों का आप लोगों ने यूज़ किया, मैं ठीक है आप लोग स्टार्टिंग में तो मैं मान लेता हूँ, बट हमें एज ए डॉक्टर इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इन्फ्लामेशन,
ये प्रोसेस, ये पावर हमारी अपनी बॉडी की है, रिएक्शन है ये किसी भी इंजूरियस एजेंट्स के खिलाफ, एक अपनी बॉडी की लैंग्वेज है कि भाई हम आपसे खुश नहीं हैं और आप काम विरोध करते हैं, अगर आप नहीं माने तो हम आपको जान से मार देंगे। उन जो प्रक्रियाओं का यूज करती है बॉडी, उन प्रक्रिया को बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। समझ रहे हैं आप? हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का एक प्रोसेस है, एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द इंजूरियस एजेंट्स। इसमें कई सारे प्रोसेस मिलेंगे आपको, पढ़ेंगे आगे आगे। पहले हम डेफिनेशन से समझ लें आप। अब इस डेफिनेशन पढ़िए ठीक से। इट इज अ लोकल रिएक्शन, और किस चीज की है ये अच्छे से ध्यान रखना, वरना आप भूल जाएंगे, ये लफ्ज को मत भूलना। लिविंग टिश्यू, इन्फ्लामेशन हमेशा प्रॉपर्टी किसकी होगी? लिविंग टिश्यू की। डेड टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं होती इन्फ्लामेशन करना। अगर आप कोई स्टिमुलाई को रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए? लिविंग टिश्यू। और किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द इंजूरियस एजेंट्स। तो ये हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स है, किस चीज का? लिविंग टिश्यू का। और किसके अगेंस्ट? इंजूरियस एजेंट्स के अगेंस्ट। तो इन्फ्लामेशन का मीनिंग समझ लीजिए अच्छे से। इट इज अ लोकल रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू अगेंस्ट द इंजूरियस एजेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ? दो लाइनों का मतलब समझ गए। इन्फ्लामेशन बोल किसको रहे? कोई डाउट है अभी किसी को? पूछ सकता है। जितना टाइम आप देना चाहें जनरल को दीजिएगा, जनरल पे ही हमारी पूरी सिस्टमिक बेस्ड होगी। जितनी रिवीजन करना चाहे जनरल का कीजिएगा। अभी मैं आपको नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो सिर्फ एक एक आपका मेंटल क्रिएट करने से कि आप समझने लायक हो जाए उस चीज को। डेफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़े जी। इटियोलॉजी मैंने कल ही बोल दिया था, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी हेडिंग लगने वाली है। डेफिनेशन, अब हम पढ़ रहे हैं इटियोलॉजी। तो इन्फ्लामेशन के कौन कौन से कारण होंगे? सबसे पहला तो जब युद्ध होता है तो एक विलेन होता है, तो एक हीरो होता है। तो विलेन को हम यहाँ बोल रहे हैं इंजूरियस एजेंट्स। इन्फ्लामेशन करने के लिए कोई तो हमें चाहिए लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इंजूरियस एजेंट्स। वो भी कैसा? जो कैपेबल हो प्रोड्यूस कराने के लिए। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी को स्टिमुलाई करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन करेगी, वरना होगा ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन हो सकते हैं वो। ये तो हमने एक पिक्चर लगा रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको पढ़ लीजिएगा। अभी मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। नोट्स इस बार आपको पूरा बुकलेट मिलेंगी, अभी सिर्फ आपको टॉपिक के एक एग्जाम्पल चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबियल एजेंट्स, इन्फ्लामेटरी एजेंट्स अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, उनके भी नाम है। जैसे कि माइक्रोबियल एजेंट अगर हम बोलेंगे, कभी आगे जाके टॉपिक मिलेंगे तो आपको शॉर्ट में ही नाम सुनने को मिलेंगे। तो अगर हमने बोल दिया कि माइक्रोबियल एजेंट्स, तो इसका मतलब वो एजेंट्स जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, बट नेकेड आई से आप उनको देख नहीं सकते। वो कौन कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, टॉक्सिन्स, इनको आप देख सकते हैं क्या? इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप देख सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए इनको बोल रहे हैं हम माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, बट ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करा सकते हैं। इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन करेगी ही करेगी। ठीक, दूसरा आ गया हमारा फिजिकल एजेंट्स। ये माइक्रोबियल तो नहीं है, पर ये कौन कौन है? एक्सेसिव हीट। देखना आप अपनी बॉडी को एक्सेसिव हीट के नजदीक लेके जाना, वो पार्ट आपका रेड हो जाएगा। एक्सेसिव कोल्ड, अभी सर्दियां चल रही हैं, कई लोगों को महसूस होता है जैसे बहुत सर्दी में चले जाएं ये अपने सुन्न पड़ जाएंगे या रेड पड़ जाएंगे, कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस आते हैं। रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रोमा, ये सब हमारे फिजिकल एजेंट्स हैं, बट ये नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। आप लोग कंफ्यूज रहेंगे
इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों वर्डों में अंतर करने में। आगे जाके हम इनमें डिफरेंस बताएंगे। इन्फेक्शन अलग चीज़ है और इन्फ्लामेशन अलग चीज़ है। इन्फेक्शियस एजेंट अलग होते हैं, फिजिकल एजेंट अलग होते हैं, केमिकल एजेंट अलग होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट अलग होते हैं। इन चीज़ों को क्लियर करते चले जाइए जिससे कि आप किसी को बता पाएँ या किसी की बात को समझ पाएँ। ये सारे एजेंट इन्फ्लामेशन तो कर देंगे, बट कोई ये इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है। इन्फेक्शियस कौन थे? जो ऊपर वाले थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, ये सब इन्फ्लामेटरी एजेंट तो थे ही, साथ में ये इन्फेक्शियस एजेंट भी थे। क्लियर? दो पढ़ लिए हमने, एक माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा फिजिकल एजेंट, तीसरे ये सब इन्फ्लामेटरी एजेंट ही है। तीसरे एजेंट है केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक, पॉइजन, एल्कलाइड, एसिड। कभी देखा है आपने कोई एसिड कोई पी ले या बॉडी पर लग जाए तो वो आपकी बॉडी में इंजरी प्रोड्यूस कर देते हैं, वहाँ पर रेडनेस, पेन, स्वेलिंग सब आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका होता है। तीन एजेंट। चौथा देखिए, ना ये केमिकल है, ना ये फिजिकल है, ना ये इन्फेक्शियस है, वो है हमारा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होगा। हमारी अपनी ही एंटीबॉडी हमारे अपने ही सिस्टम के खिलाफ विरोध करना शुरू कर देंगे। जैसे हमने कोई अपने लिए बॉडीगार्ड रखा अपनी सुरक्षा के लिए, और उस बॉडीगार्ड ने हमको ही गोली मार दी, तो ये कोई इन वो नहीं था, माइक्रोबियल नहीं था, फिजिकल नहीं था, केमिकल नहीं था, ये इम्यूनोलॉजिकल था। अभी बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के। चारों में से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, माइक्रोबियल, फिजिकल, केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल। ये कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं, इनके हमारी बॉडी पे हमला करने से हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स आता है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। जब हम प्रैक्टिस शुरू की ही थी तो हमारे सीनियर ने हमसे पूछा था, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और आज भी जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में, कि बोले आप क्यों होम्योपैथी कर रहे हैं, होम्योपैथी में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने उसी नज़रिए से होम्योपैथी देखा था। बोले कि आपके पास तो एक पैरासीटामोल तक की मेडिसिन नहीं है, मतलब आपके पास तो एक बुखार उतारने तक की मेडिसिन नहीं है, आप क्या कर पाओगे लाइफ में। हमारे सीनियर तो जस्ट उस समय इतनी नॉलेज तो थी नहीं, बट ठीक से पैथोलॉजी पढ़ी थी हमने, ठीक से पैथोलॉजी पढ़ी थी, क्योंकि सेकेंड ईयर में करीब करीब 7 या 8 बार रिवाइज किया होगा। उस समय डिले हो गया था एग्जाम, तो काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल गया था। तो उनको फिर बैठ के आधा घंटा समझाया हमने इन्फ्लामेशन, फीवर समझाया उनको हमने, तब जाके उनकी बुद्धि में बैठी कि फीवर आपका कोई दुश्मन नहीं है। मैंने उनसे पलट के ही क्वेश्चन पूछा कि फीवर को उतारना क्यों है, ये प्लीज़ आप हमको समझा दीजिएगा। तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होम्योपैथी में फीवर की मेडिसिन है या नहीं है। चलो उतारने की नहीं है, चढ़ाने की कौन सी मेडिसिन थी जो वो फीवर चढ़ गया हमको, फीवर आया क्यों, इसकी क्या प्रोसेस थी, कोई लाया उसको या खुद अपनी बॉडी ने क्रिएट किया फीवर को। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पैथोलॉजी के अंदर। जब आपके पास नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप सामने वाले से उसी लैंग्वेज में बात कर पाएंगे जिस लैंग्वेज में वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। अंधभक्त नहीं बनेंगे आप, डरेंगे भी नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज आएगी बुक से। तो अगर नमस्ते करना है, किसी के पैर छूना भी है तो छुए अपने किताब के। अब बात करते हैं हम इन्फ्लामेशन के एम की, कि आखिरकार इन्फ्लामेशन हो क्यों रहा है, क्या जरूरत है इसकी बॉडी में, इसको नहीं कराएं तो क्या होगा। 4 या 5 हेडिंग है जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहली जो कोशिश करती है बॉडी हमारी, टू लिमिट द इंजुरी एट द साइट ऑफ एंट्री। हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े हुए हैं वो बॉर्डर पे क्यों खड़े हैं, शहर में खड़े हो जाएं, क्या जरूरत पड़ रही है, सर्दी गर्मी में, बरसात में, कीड़े कांटे घने जंगल में खड़े हुए हैं, वो तो आके अच्छी सिटी में बैठ जाएं, कोई आएगा तो वहीं मार लेंगे उसको, सिटी में मार लेंगे, मारना ही तो है। बॉर्डर पे ही क्यों खड़े हैं वो,
इसलिए कि अगर वो आतंकवादी हमारी सरहद के अंदर आ गया और हमारे किसी शहर में घुस गया, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गया, तो ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। इससे अच्छा है कि उसको वहीं एंट्री पॉइंट पे रोक लिया जाए, उसको लिमिट कर दिया जाए कि भाई यहीं करो। अगर आप मार भी लोगे तो दो चार सिपाही हमारे मार लोगे, अगर कहीं मेले में, किसी मंदिर में, मस्जिद में या हॉस्पिटल में घुस गया तो हजारों लोग मार डालेगा वो। इसीलिए हमेशा हमारी बॉडी कोशिश करती है कि जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई इंजूरियस एजेंट एंट्री किया इस उंगली में, तो यहीं की यहीं उसको लिमिट कर दिया जाएगा, जिससे कि बाकी और सिस्टम या ऑर्गन या और पार्ट हमारे उस इंजूरियस एजेंट से अफेक्टेड ना हो पाए। तो पहला एम क्या हुआ हमारे इन्फ्लामेशन का? टू लिमिट द इंजुरी एट द साइट ऑफ एंट्री। जहां एंट्री की एजेंट ने वहीं रोक दो उसको। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? ओके। दूसरा एम है हमारे इन्फ्लामेशन का, टू किल द इंजुरियस एजेंट। एक बार तो हमने उसको घेर लिया, लिमिट कर दिया, अब उसे मारने की कोशिश करो। दूसरा एम। तीसरा एम है टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स। जो उसके पास हथियार है, जिनको वो लेके आया है हमारी बॉडी को डैमेज करने के लिए, उन हथियारों की जो बोलते हैं ना बम को डिफ्यूज कर दो आप, तो उन बम जो टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दो, किसी काम के ना रहे ये। और चौथा एम है कि जो भी हमारी और दुश्मन की लड़ाई में नुकसान हुआ एरिया का, डेफिनेटली बात है कि अगर लड़ाई होगी तो 10 उसके मरेंगे तो 2-4 हमारे भी मरेंगे। तो जो नुकसान हमारी बॉडी का होता है उसकी हीलिंग कर दी जाए, प्रोवाइड कर दो हीलिंग को। तो इन्फ्लामेशन में 4 एम तो आपके सामने है, वहीं उसकी लिमिट कर दो। दूसरा, उसको मारने की कोशिश करो। तीसरा, अगर उसको मार दिया तो उसके जो हथियार थे उसको न्यूट्रलाइज कर दो। चौथा, जो नुकसान हुआ है बॉडी का इन्फ्लामेशन की वजह से, उसको हीलिंग प्रोवाइड करा दो। इन 4 में से कोई भी एक एम आपको समझ में नहीं आया हो तो क्लियर कर लीजिएगा। इन्फ्लामेशन के एम है, पर्पज है, बॉडी क्यों इन्फ्लामेशन करती है। अगर इन्फ्लामेशन ना हो तो हम जल्दी मर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा इन चारों में से। कोई भी काम करने का कोई एम तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग आज पढ़ रहे हैं तो उसका एम है, BHMS में आए तो आपका एम है। तो हम एम से ही तो आते हैं, बिना एम के कोई क्यों आएगा। आप सबका कोई ना कोई एम होगा। किसी का एम सगाई करना, किसी का एम पिताजी क्लिनिक को चलाना, किसी का एम खुद से, कोई ना कोई तो पर्पज लेके आई होंगे आप। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे कि आखिरकार जहां इन्फ्लामेशन हो रहा होता है वहां पे कैसे पहचाने, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके बेस पे आप ये पहचान लेंगे यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो लैटिन वर्ड में कुछ लफ्ज फेमस हैं, रोबोर, ट्यूमोर, कैलोर, डोलोर और फंक्शन ल्यूशा। इनको अगर अपनी इंग्लिश में आप समझें तो रोबोर मतलब जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां रेडनेस होगी। ट्यूमर मतलब जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां स्वेलिंग आएगी। कैलोर मतलब जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां हीट यानी वो पार्ट हमारा गर्म होगा। डोलोर मतलब वहां पर दर्द भी होगा। और फंक्शन ल्यूशा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का मेरा पर्पज यहाँ कहने का है टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन, ऐसा नहीं कि परमानेंटली लॉस हो जाएगा। यानी जिस जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पे आपको कम से कम 5 साइन तो देखने को मिलेंगे: रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और टेम्परेरी लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं ये साइन, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। पहले इन साइन को समझ लो जो हम देखने से समझ जाएंगे। साइन मतलब समझते ना, साइन जो दिख रहे हैं आपको, एविडेंस। कोई फोड़ा आपने देखा होगा, बॉयल, बॉयल तो सबको होते होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो आसपास देखा होगा आपने बॉयल किसी को। वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा और
उस पार्ट में जितने हम फंक्शन कर सकते थे उतने फंक्शन उसके होंगे नहीं, फंक्शन लॉस हो जाएंगे। उस हाथ से, उस उंगली से, उससे उतना काम होगा नहीं आपका। इन सब के पीछे कौन सी साइंस है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे आगे जाके हम। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? ओके। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि आखिरकार जो साइन आपने पढ़े, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, ये आ कैसे रहे, इनके पीछे कौन है, क्या वजह है, हमारी बॉडी ऐसा क्या कर रही है उस समय जिससे कि स्वेलिंग आ रही है। ठीक। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लें, कोई पूछता है कि इन्फ्लामेशन कितने टाइप का होता है तो ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 टाइप का ही है। अगर वो कुछ समय के लिए हुआ है, बताएंगे आगे जाके एक्यूट कब तक बोलते हैं, क्रोनिक कब तक बोलते हैं। सडन हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ है, और उस इन्फ्लामेशन में लगभग लगभग कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, यानी जैसा था हमारा पार्ट वैसा ही हील हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। और कोई इन्फ्लामेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, बार बार हो रहा है, उसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पा रही, कोई ना कोई एविडेंस या निशान वहाँ छूट गया, इश्कार वहाँ छूट गया, उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दोनों की प्रोसेस में थोड़ा अंतर है, जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल तो उनमें समझेंगे कि एक्यूट में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और क्रॉनिक में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, आपने सीबीसी कराई होगी अगर आप लोग डॉक्टर हैं तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, यूसिनोफिल, ये सब पढ़ते हैं वहाँ पे आप। तो उस रिपोर्ट्स के आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं इसकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन है या क्रॉनिक। कैसे लगाएंगे ये अब जब इन्फ्लामेटरी सेल्स पढ़ेंगे तब आपको डिटेल बताएंगे, अभी तो सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। तो 2 टाइप का इन्फ्लामेशन होगा, एक्यूट और क्रॉनिक। जो शॉर्ट टर्म के लिए है, कंप्लीट रिकवरी लेके आ रहा है, वो एक्यूट इन्फ्लामेशन है। जो लॉन्ग टर्म चल रहा है, उसमें कंप्लीट रिकवरी हो नहीं पा रही, कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो चुका है, वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद कर लीजिएगा। भूपेंद्र, भूपेंद्र, देखिए चिकन पॉक्स है क्या मुझे बताइए। हालांकि पढ़ेंगे, अब इसमें ही आएगा, आपकी माइक्रो वाली चल रही है उसमें पढ़ाएंगे सर। चिकन पॉक्स कितना चलता है? ठीक। अपने आप में ही क्लियर है, जो फ्यू डेज के लिए, फ्यू टाइम के लिए, वो एक्यूट में ही आते हैं। अभी बताएंगे, जब आपको एक्यूट डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बाकायदा टाइम का ड्यूरेशन दे जी। पूछिए पूछिए। बात नहीं समझ रहे, वो तो हमारी गलतियों से रह जाते हैं, एलोपैथी गलती से रह जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर रॉन्ग हैबिट आपने यूज़ कर ली, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को चिकनगुनिया के दर्द सालों साल चलते हैं, वो चिकनगुनिया के दर्द नहीं चल रहे हैं, वो एलोपैथ की गलतियों के दर्द चल रहे हैं। तो कैसे रह जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पार्ट कैसे डैमेज हुआ, आपने क्या कर दिया चिकनगुनिया में, क्या आपने क्या किया चिकन पॉक्स में, इंटरफेयर उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये सब पढ़ेंगे हम। माइक्रोबायोलॉजी जो सर पढ़ा रहे हैं भावेश, उसमें भी आएगा ये चैप्टर, और मैं भी आपको इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। तो पहले तो कोशिश ये करो कि हम एक्यूट कब तक बोल सकते हैं और क्रॉनिक कब बोले। दूसरी चीज़ जो आजकल दिमाग में भर दिया एलोपैथी लोगों ने कि नहीं साहब, फीवर आते ही फीवर गोली देनी है, सुबह दोपहर शाम, तो ही बात बनेगी, वरना मर जाएगा मरीज। उनको समझाना भी है, मरीज को भी समझाना है, और अपने आप को भी पहले समझना है कि भाई ये फीवर में कब टेबलेट देनी है और कब नहीं देनी है। ठीक, चिंता नहीं करो, जब इन्फ्लामेशन कंप्लीट होगा तब आपके सारे आंसर हाथ में होंगे, सारे आंसर। शर्ते पेशेंस रखो और स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका रिगार्डिंग इन्फ्लामेशन। क्लियर है? टाइप समझ गए, एक्यूट और क्रॉनिक। अब सबसे बड़ा जो इवेंट है या सबसे बड़ी जो बात है, इसमें टाइम लगेगा, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे इन्फ्लामेशन में, वो है कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, यानी किन किन प्रोसेस के तहत ये पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट कर ली जा रही है। बेसिकली 2 इवेंट होते हैं, मैं आपको अगर रफ कॉपी पे बता दूं, ये बेसिकली रफली बना दिया हमने ऐसे। देख पा रहे हैं आप लोग या समझ नहीं आ रहा है कुछ भी?
कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बताता हूँ। एक इवेंट तो चलेंगे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे, उनको हम बोलेंगे वास्कुलर इवेंट। मैं दूसरा बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पेज खोल देता हूँ। यहाँ अगर हम करूँ तो समझ में आ रहा है। एक तरफ पढ़ेंगे हम वास्कुलर इवेंट, दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम सेलुलर इवेंट। वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से चेंजेस आएंगे वो पढ़ेंगे हम, और हमारी जो सेल्स है इन्फ्लामेटरी सेल्स उनके अंदर कौन से चेंजेस आएंगे वो पढ़ेंगे हम सेलुलर इवेंट। इतना कुछ आइडिया लग गया। दो इवेंट मेन होने वाले हैं, एक ब्लड वेसल्स के इवेंट, दूसरे ब्लड सेल्स के इवेंट, इन्फ्लामेटरी सेल्स को हम बोलते हैं। अगर मैं यहीं क्लियर करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये पहली जो हेडिंग है वास्कुलर इवेंट। वास्कुलर मतलब हेलो ब्लड, ब्लड वेसल्स। तो देखिए आप, ईश्वर की कितनी खूबसूरत नेमत है आपकी बॉडी, कितनी खूबसूरती से इस ईश्वर ने रचना की है हमारी बॉडी की, आप समझ नहीं सकते। मतलब सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, इतनी खूबसूरती से रचना की है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड कर रही है बॉडी हमारी। कोई नहीं बोल रहा है इन्फ्लामेशन के बाद ब्लड वेसल को फैल जाओ, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। कोई अगर लकड़ी इधर आ रही है तो आप आंख बंद कर लो, कोई नहीं बोलता हमसे। कौन बोलता है कि आप तेज तेज दौड़ोगे तो तेज सांस चला दो, कौन बोल रहा है उससे? बॉडी से कोई बोल रहा है क्या? सब ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं हो रहा। कौन बोलता है कि खाना पेट के अंदर चला गया जूसेस निकालो? कौन बोल रहा है कार बॉडी से, बताइए? कोई सिस्टम है, कोई खटका है, कुछ है? हाँ, कुछ नहीं है ना। फिर भी हमारी फिजियोलॉजी चल रही है। जो देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, एक इवेंट होगा ब्लड वेसल्स के अंदर जिसको बोलते हैं वास्कुलर इवेंट। मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा कल आपको, आज तो सिर्फ आपको हेडिंग पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आज भी आप वहां तक पहुंच जाए वीडियो तक। एक एक लाइन पढ़ते जाइए। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन वास्कुलर चेंजेस, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, ठीक? उसमें भी ब्लड वेसल में कौन, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज। आप लोग पढ़ लेना अच्छे से कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से पोर्शन होते हैं, आर्ट्रियोल्स किन को बोल रहे हैं हम, ठीक है, कैपिलरी किन को बोल रहे हैं हम। ये सब पढ़ लेना वरना समझ नहीं आएगा। अगर आपने फिजियोलॉजी यूं ही गुजार दी होगी तो ये लफ्ज समझ नहीं आएंगे आप। सबसे पहला इवेंट हुआ वासो कंस्ट्रक्शन का। कौन बताएगा मुझे वासो कंस्ट्रक्शन वर्ड की मीनिंग क्या होती है? क्लियर कट छुपा हुआ है इसमें, दो लफ्ज छुपे हैं, एक वासो एक यहाँ तक है, एक कंस्ट्रक्शन एक यहाँ तक। वासो कंस्ट्रक्शन में ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, वेरी गुड, ठीक है। ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जब भी कहीं कोई इंजरी होगी, ध्यान रखना ये कॉमन प्रोसेस है ये, कई बार आपसे लोग पूछेंगे भी और आपको भी आने चाहिए। जब भी कहीं बॉडी की इंजरी होगी सबसे पहले वहां ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, क्यों करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी एक वजह होनी चाहिए। तो पढ़िएगा, जस्ट आफ्टर इंजरी तुरंत इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स इज वासो कंस्ट्रक्शन विद इन 5 मिनट। ये सब कर लिया जाता है, क्यों? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। जैसे ही कहीं पंचर होगा सबसे पहले क्या निकलता है? ब्लड आता नहीं आता? ब्लड ही तो निकलेगा। तो सबसे पहली कोशिश हमारी बॉडी करती है कि उस ब्लड वेसल जो रप्चर हुई है, जहां से ब्लड आउट हो रहा है बॉडी का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उस होल को बंद करने की कोशिश करनी है। आपको फिजियोलॉजी में मैंने क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाए थे और क्लॉट भी पढ़ाया था प्लेटलेट में जाके। अगर नहीं याद तो आज ही अपने नोट्स खोलें और उसको पढ़ें, वीडियो को देखें, नोट्स को देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर होती है, परपोजेट यहाँ से रप्चर हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लग बना दिया जाएगा प्लेटलेट के थ्रू। बनता नहीं बनता? तो कॉन्ट्रैक्ट कर ली जाती है ब्लड वेसल्स को और वहां पे प्लग का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। किसके लिए? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है इंजरी होने के बाद ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उस एरिया के ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको हम प्रिवेंट करते हैं।
तो पहला इवेंट हुआ वासो कंस्ट्रक्शन। क्लियर? वासो कंस्ट्रक्शन, हेलो, एक क्लियर हुआ। दूसरा इवेंट बॉडी हमारी करेगी वासो डायलेटेशन, और तीसरा करेगी इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। मैं आपको पहले यही हिंट दे दूं तीनों की, फिर बात पढ़ाता हूँ आगे। एक बार ये कंस्ट्रक्ट हो गई, फिर ये डायलेट करेगी ब्लड वेसल्स। सपोज दैट ये है और एक ये डायलेट हुई, दोनों में अंतर है, एक फैल गई है और एक सिकुड़ गई है। इसका क्या पर्पस था? इसने ब्लीडिंग रोकना थी। एक बार प्लग बन गया, ब्लीडिंग रुक गई। अब हम आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, यहाँ पे ब्लड का बहाव बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जहाँ ब्लड वेसल्स फैलेगी वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड में कौन तैर रहे हैं? हमारे सिपाही, हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स, WBC। तो वो ब्लड फ्लो के साथ साथ कौन आएगा यहाँ पे? हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स। ठीक, जहाँ पे इंजरी, सपोज दैट यहाँ इंजरी हुई है और ये ब्लड वेसल्स है यहाँ के पास वाली, तो यहाँ आके वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। फिर इसमें पोर्स होते हैं। अगर आपने ढंग से ब्लड वेसल्स की वो लेयर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो आज ही जाकर दोबारा पढ़ना फिजियोलॉजी से। इसके अंदर पोर्स होते हैं जो जनरली खुले नहीं होते, ज़रूरत पड़ने पर उनकी परमेबिलिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कि ज़रूरत का सामान अंदर और बाहर किया जा सके। समझ रहे हैं आप? तो पहला कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा वासोडाइलेटेशन, और तीसरा इसी के जो पोर्स हैं उसके ओपन कर दिए जाएंगे, परमेबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। उस दीवारों के जो गेट हैं खोल दिए जाएंगे, जिससे कि जो एजेंट्स यहाँ हैं इसके आसपास आके हमारी WBC इसको घेर ले। पर घेरने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा। हमारे WBC तो ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रही हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा। जहाँ पे वो इंजूरियस एजेंट्स है वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ WBC निकलेंगी तो यहाँ से कुछ ट्रांसडेट, कुछ एक्जुडेट यानी फ्लूइड भी बाहर निकलेगा। वो फ्लूइड जब यहाँ निकलेगा तो यहाँ पे वो एरिया हमको सूजा हुआ महसूस होगा। समझ गए? जब ब्लड यहाँ आएगा, ब्लड रेड होता है तो उस पार्ट को रेड कर देगा, तो उस पार्ट में जहाँ इन्फ्लामेशन है वहाँ रेडनेस दिखाई पड़ेगी। जहाँ रेडनेस है, जहाँ ब्लड बह रहा है, ब्लड हमेशा गर्माहट लेके चलता है, देखना आप लोग। तो रेडनेस भी होगी, वहाँ हीट भी होगी, और जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसुडेट एक्जुडेट फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वहाँ पे सूजन आ जाएगी उसी लोकल एरिया में, तो स्वेलिंग भी वहाँ हो जाएगी। और ऐसे केमिकल मीडिएटर निकलते हैं जो पेन फील कराएंगे, आपको पढ़ेंगे आगे जाके। तो पेन भी उसी एरिया में होगा, और ट्रांजिएंट टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए उस एरिया के फंक्शन बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कि हीलिंग अच्छी हो सके। तो उस एरिया में इन्फ्लामेशन, वहाँ पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और लॉस ऑफ फंक्शन भी होगी। अभी मैंने शॉर्ट में आपको वास्कुलर इवेंट बताया है, डिटेल में एक एक इवेंट पढ़ेंगे विथ वीडियो। अभी 3 चीज़ें बताई हैं, वासो कंस्ट्रक्शन, वासो डायलेटेशन, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। दूसरा देखते हैं इन्हीं में से। ये दिख रहा है आपको फिगर? कुछ क्लियर है इसमें? मैं कोशिश करूं इससे समझाने की आपको। ये वास्कुलर वासो डायलेटेशन है। ये ब्लड वेसल्स आप देख पा रहे हैं, ये फैल गई। मैं इसकी वीडियो बताऊंगा तो और क्लियर होगा। उसके बाद होगी इंक्रीज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब उसमें से चीज़ें बाहर आएंगी ब्लड वेसल्स,